एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्वेश्चंस करेंगे JMI 2023 के MPT एंट्रेंस के MCQs का। सो क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट किया है विद सॉल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेप्ट। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। सो क्वेश्चन नंबर 46 इज़ पेन सेंसेशन इज़ कैरीड बाय। जो पेन सेंसेशन होती है वो कौन सा ट्रैक्ट के थ्रू होती है? सो आंसर इज बी, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, बिकॉज मीडियल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टच, ओके, एंड टेक्सचर। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में मोस्टली पेन, टेम्परेचर के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। पोस्टीरियर कॉलम में जो फ्यूनिकुलस, ग्रेसिलिस एंड क्यूटेनियस होते हैं, सो ये डीप जो आपके सेंसेशंस होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे क्या होती है हमारी डीप सेंसेशंस बॉडी की, जैसे वाइब्रेशन, प्रोप्रोसेप्शन, ओके। सो एंड एंटीरियर कॉलम जो होता है उसमें ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, एंड वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, देन सो इस टाइप से ट्रैक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो कि मोस्टली सेरिबेलम को इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोप्रोसेप्टिव ऑर्गन्स से। सो जो सबसे ज़्यादा इसमें रिजेंबल कर रहा है पेन सेंसेशन के लिए, मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबल है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। सो इस तरह से आप इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 इज़ द सेकेंड फेज ऑफ CPR इज। सो व्हाट इज़ CPR? सो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सो जब भी कोई पर्सन, ठीक है, उसमें उनका जो हार्ट होता है, उनकी जो कंडक्शन है एबनॉर्मल हो जाती है, बेसिकली एबनॉर्मल हो रही है, तो हम जो है हार्ट की सर्कुलेशन को रीस्टार्ट करते हैं ताकि जो हार्ट की जो कंडक्शन है वो ठीक हो सके। एंड इसके लिए हम बेसिकली रीस्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलेशन को और प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट है उस टाइम पे वो दे रहे हैं, ठीक है। माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहे हैं mainly. So answer is C, to restart circulation and definitive treatment. and जो रेशो रहता है वो 15:2 होता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, रिमूवल ऑफ द होल लंग इज कॉल्ड। अगर पूरे लंग को रिमूव कर दें तो उसको क्या बोलते हैं? So thoracotomy is related with thorax. Thoracoplasty is also related with thorax. Sleeve resection ये जब करते हैं जब लंग में कोई ट्यूमर हो, सो उसमें कोई भी एक ट्यूमर जो लोब होता है, ट्यूमर वाला लोब होता है, उसको रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं स्लीव रिसेक्शन। एंड न्यूमेक्टमी, न्यूम इज रिलेटेड विद लंग एंड एक्टमी इज रिमूवल। सो इसमें हो रहा है होल लंग रिमूवल। सो आंसर इज डी ऑप्शन, न्यूमेक्टमी। क्वेश्चन नंबर 49, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू विच फेज ऑफ गेट साइकिल। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो गेट साइकिल के कौन से फेज को रिजेंबल करता है, ठीक है। सो ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, वैसे तो 3 लॉज होते हैं मेनली न्यूटन के, ठीक है, बट उसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वैसे तो तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो उसमें होता है कि जो बॉडी है, ठीक है, वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करता, ठीक है। सो दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ में है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड थर्ड में है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जस्ट डिवीजन के लिए मैंने आपको तीनों लॉ बता दिए, बट इसमें सिर्फ फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ भी मैंने आपको बता दिया। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक जो
ऑब्जेक्ट है वो अपनी जिस पोजीशन में है उसमें रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा. सो ये मेनली देखा जाता है स्विंग फेज के टाइम. सो फॉर एग्जांपल, तो आप पार्क में गए होंगे, आपने जो स्विंग वाला झूला होता है वो देखा होगा. सो उसमें क्या होता है, जब चाइल्ड बैठता है पीछे से फोर्स लगाते हैं, ठीक है. सो पहले वो रेस्ट पे है जो झूला है, ठीक है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, लेकिन अगर हमने जब एक्सटर्नल फोर्स दिया तो वो मोशन में आ गया. तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सो तब तक वो जिस पोजीशन में है उसमें ही रहेगा. सो स्विंग फेज इज़ द आंसर, ठीक है. सो ऐसे ही जब हम चल रहे हैं तो हमारा जो स्विंग फेज आता है, एक स्टैंस फेज होता है, एक स्विंग फेज होता है. सो वो स्विंग फेज जो है वो इसमें एप्लीकेबल होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है. सो ये एग्जांपल भी आप उसके भी तौर पे समझ सकते हो और स्विंग फेज में भी आप उसको समझ सकते हो. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. The concave convex rule depicts if the bone with convex joint surface moves on the bone with concavity, the convex joint surface. So इसमें जो concave convex rule है उसमें जो convex joint surface है वो move कर रही है, ठीक है. convex joint surface move कर रही है concave joint पे. So convex, this is convex, like for example shoulder joint. So जो ग्लिनोइड कैविटी है वो कॉन्केव है, ठीक है, एंड जो ह्यूमरस का हेड है वो कॉन्वेक्स है. सो जब भी जो कॉन्वेक्स बोन है वो मूव करती है, सो तो जो बोन सेगमेंट है वो हमेशा अपोजिट मूव करता है, जो बोन है वो हमेशा अपोजिट साइड मूव करती है बोन सेगमेंट के. सो जैसे फ्लेक्शन करना है, ठीक है, फ्लेक्शन करना है तो जो हेड है वो ग्लिनोइड कैविटी में स्लाइड करेगा पोस्टीरियरली स्लाइड करेगा एंड रोल करेगा एंटीरियरली, ठीक है. बट अगर एक्सटेंशन में भी अपोजिट हो जाएगा, एंटीरियरली स्लाइड करेगा एंड पोस्टीरियरली रोल करेगा पोस्टीरियरली. बट अगर यहाँ पे कॉनकेव बोन होती और कॉन्वेक्स पे वो मूव कर रही होती, ठीक है. सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस बोन इज मूविंग बोन, सो तब अपोजिट हो जाएगा, रोल एंड स्लाइड जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में. ओके. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने थर्ड ईयर में भी समझा होगा, सेकेंड ईयर में समझा होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. एंड बाकी क्वेश्चंस भी आते हैं एमपीटी के इस पे बेस्ड, ठीक है. या तो वो कॉन्वेक्स सरफेस को मूव करवाएंगे या फिर कॉनकेव सरफेस को. सो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है. सो आंसर इज A, moves in the opposite direction to the bone segment. Okay, so question number 51. Joint reaction force can be reduced to a maximum in case of hip joint pathology. So एक hip joint pathology के केस में हम जो joint reaction force हैं उसको एकदम मैक्सिमली डिक्रीज़ कर सकते हैं. मतलब सबसे ज़्यादा कम कौन से इसमें से ऑप्शंस में से कौन से उसमें ऑप्शन में कर सकते हैं. सो आपको पता होना चाहिए कि जब भी जो पेशेंट है अगर सेम साइड पे वॉकिंग स्टिक को रख रहा है, ठीक है, सेम साइड पे रख रहा है पैथोलॉजी के, सो जो फोर्स लगेगा वो जस्ट मैं एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रही, मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ कि 1000 न्यूटन तक लग जाता है, ठीक है. एंड अगर अपोजिट साइड पे कैरी करता है तो जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है. दिस आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज़, बट
इसके आसपास ही हैं वैल्यूज़ भी रियल वाली, बट मैं राउंड ऑफ में जस्ट बता रही हूँ समझाने के लिए आपको, ताकि इजी रहे. सो 500 न्यूटन तक फोर्स डिक्रीज़ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जो जॉइंट रिएक्शन फोर्स होता है. सो जॉइंट रिएक्शन फोर्स डिक्रीज़ होगा, सो पेशेंट को चलने में ईजी होगा. सो इसलिए जो पेशेंट है वो स्टिक को अपोजिट साइड पे कैरी करता है एंड देन चलता है. ठीक है. सो आंसर इज डी ऑप्शन. सो इफ द पेशेंट कैरीज अ स्टिक ऑन द अपोजिट साइड, देन जॉइंट रिएक्शन फोर्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अ मैक्सिमम इन केस ऑफ हिप जॉइंट पैथोलॉजी. सो लीन करने से भी रिड्यूस नहीं होगा जो जॉइंट रिएक्शन फोर्स है, बट अगर स्टिक आप अपोजिट साइड लेते हैं जो पेशेंट है वो, तो रिड्यूस हो जाएगा मैक्सिमम फोर्सेस. क्वेश्चन नंबर 52. फोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यू टू लॉस ऑफ पटेला इज मोस्ट एविडेंट एट. सो पटेला बेसिकली क्या है? एक सिसमॉइड बोन है, आप लोग यही कहेंगे. पटेला एक पुली भी है, ठीक है, एंड वो मैकेनिकली एफिशिएंसी बढ़ा देता है. कौन सी मसल के लिए? क्वाड्रिसेप्स मसल के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज पटेला. ठीक है. सो यहाँ से क्वाड्रिसेप्स आ रही है और टिबियल टुब्रोसिटी पे यहाँ पे नहीं एक्सटेंडेड है. ठीक है. सो ये है. ठीक है. अब जो इसमें क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी बढ़ रही है. कैसे? ओके. सो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ आर्म है, मूवमेंट ऑफ आर्म है कि मसल का जो डिस्टेंस है बोन से. सो सपोज दिस इज़ फीमर, ठीक है, दिस इज़ टिबिया, दिस इज़ पटेला. सो ये जो मूवमेंट ऑफ आर्म है वो इंक्रीज़ कर रहा है. जो मूवमेंट ऑफ आर्म है क्वाड्रिसेप्स की, वो पटेला इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है. अगर पटेला नहीं होगा सपोज, तो मूवमेंट ऑफ आर्म है ही नहीं, ज़ीरो हो गया. ठीक है. सो जब नी एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा एविडेंट होगा. ठीक है. अब सीधा कर दिया हमने, सपोज मतलब नी एक्सटेंडेड ही है, पहले भी एक्सटेंडेड ही थी. सो अब जो, क्योंकि अब कोई पटेला नहीं है बोन, तो बोन ही नहीं है तो फिर कोई मूवमेंट ऑफ आर्म भी नहीं है, क्योंकि वो सीधे सीधे हो गई जो मसल है क्वाड्रिसेप्स की. सो जब नी एक्सटेंशन की लास्ट स्टेज हो रही है, ठीक है, नी एकदम मतलब लास्ट स्टेज है एक्सटेंशन में, और वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दे, एक तो यहाँ पे जब पटेला नहीं है तो मैकेनिकल एडवांटेज या मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है. क्योंकि मूवमेंट ऑफ आर्म डिक्रीज़ हो चुका है. ठीक है. क्योंकि अब मसल को फोर्स लगाना पड़ेगा ज़्यादा. ठीक है. नी एक्सटेंशन करने के लिए, और नी एक्सटेंशन पे अब वेट भी दे दिया. ठीक है. एंकल पे वेट भी रख दिया. अब कह रहे हैं इधर कि नी एक्सटेंशन करो, तब उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. मीन्स रेजिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. ठीक है. सो मसल को जो एफर्ट है उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने नी को एक्सटेंड करने के लिए. सो जब भी सीकेसी है, सॉरी, ये ओकेसी में ही एविडेंट होगा. ठीक है. जैसे कि जब क्वाड्रिसेप्स चेयर देखी होगी आपने क्लिनिक्स पे, या अगर आप स्टूडेंट है तो आप जब भी इंटर्नशिप्स में जाएंगे या फिर क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाएंगे तब आप देखेंगे, तो आपने देखेंगे कि एक क्वाड्रिसेप्स चेयर होती है और यहाँ पे वेट रखा रहता है. सो जो पर्सन है वो एंकल पे वेट रखता है और फिर सीधा करता है, उसको एक्सटेंड करता है नी को. सो जब जो पर्सन है वो जस्ट लास्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन से एक्सटेंड करेगा, और वेट अगर सपोज ज़्यादा है और पटेला नहीं है उस पर्सन पे, तो तब सबसे ज़्यादा उस पर्सन को एविडेंटली फील होगा कि पटेला का लॉस, क्योंकि उसको जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा अपनी मसल से. सो ओपन काइनेमैटिक लास्ट इन एक्सटेंशन विद रेजिस्टेंस. डी इज़ द आंसर. ठीक है. अगर स्टिल आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी चीज़ें इससे. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन विच
accessory movement, multiple points, question number 53 कर रहे हैं. Multiple points along one articular surface contact multiple points on another articular surface. So multiple points are articulating with the multiple points. ठीक है, और ये रोलिंग में ही हो सकता है, क्योंकि रोलिंग में क्या हो रहा है कि पूरा वो मूवमेंट हो रही है. ठीक है, जो आर्टिकुलर सरफेस है वो तो पूरा मूव कर रहा है, जो नॉन आर्टिकुलर सरफेस है उसके भी सारे पॉइंट्स पे जो वो टच हो रहे हैं, जो आर्टिकुलर सरफेस के पॉइंट्स हैं. सो मल्टीपल पॉइंट्स आर गोइंग इन कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ अनदर आर्टिकुलर सरफेस, सो इट इज़ रोलिंग बेसिकली. सो आंसर इज डी. स्पिन होता तो सिर्फ एक पॉइंट जो है वो बाकी जो आर्टिकुलर सरफेस है उसके मल्टीपल पॉइंट्स पे सिंगल पॉइंट जो है वो कांटेक्ट कर रहा है. और स्लाइड होता तो सिर्फ सम पॉइंट्स along one articular surface contact with some points on the another articular surface. सारे से नहीं वो contact करता. So answer is D. So next question is which is not an effect of strengthening. इनमें से कौन सी है जो इफ़ेक्ट नहीं है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जब हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इफ़ेक्ट नहीं है? सो जो सिस्टोलिक बीपी है वो डिक्रीज़ होता है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा. अब जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रेंथनिंग होगी तो मसल बहुत अच्छे से और जो ब्लड है उसको पंप कर पाएगी. सो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, वो तो है ऑब्वियसली. ठीक है, और मसल जब स्ट्रेंथन हो रही है तो पहले जितना मसल को फोर्स लगाना पड़ रहा था, ठीक है, अब उतना नहीं लगाना पड़ रहा है. ठीक है, सो डिक्रीज़ हो रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है. ठीक है, एंड डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जो हमारे होल बॉडी है उसकी कंडीशनिंग हो रही है. ठीक है, जो बेकार का फैट्स है वो रिड्यूस हो रहा है, LDL जो भी है, और सो कोलेस्ट्रॉल तो डिक्रीज़ हो ही रहा है. एंड बट हार्ट रेट तो सेम ही रहेगा ना, जितना नॉर्मल पर्सन का रहता है उतना ही रहेगा. सो आंसर इज ए. सो क्वेश्चन नंबर 55. एट मिड स्टैंस फेज ऑफ गेट साइकिल लाइन ऑफ ग्रेविटी पासेस बिहाइंड द हिप जॉइंट. मिड स्टैंस में जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है, मिड स्टैंस जब जो फुट है वो पूरा ज़मीन पे है. सो गेट साइकिल के तो हिप जॉइंट जो वो क्रिएटिंग फ्लैक्शन मूवमेंट. सो हिप जॉइंट जो है वो फ्लैक्शन मूवमेंट पे करता है, फ्लैक्शन मूवमेंट क्रिएट करता है. ठीक है, सो वीकनेस ऑफ ग्लूटियस मीडियस गिव राइज टू डैश गेट. सो जब भी ग्लूटियस मीडियस की वीकनेस होती है, ठीक है, सो ग्लूटियस मैक्सिमस. सो ग्लूटियस मैक्सिमस एक्सटेंसर है, एक्सटेंसर ऑफ हिप जॉइंट. ठीक है, सो एक्सटेंशन करवाता है, जो हिप जॉइंट है उसका एक्सटेंशन करवाता है. अब जो एक्सटेंशन करवाता है वही मसल वीक हो गई तो क्या होगा, जो बॉडी है ना वो पीछे को मूव कर जाएगी. ठीक है, क्योंकि अब एक्सटेंशन हो नहीं रहा है तो वो बॉडी ही पीछे को मूव कर जाएगी. ठीक है, ताकि हिप पे एक्सटेंशन मूवमेंट क्रिएट हो और जो बैलेंस है वो बना रहे. ठीक है, और इस तरह से ही जो पर्सन है वो चलेगा आगे. ठीक है, अपने बॉडी को पीछे करके जो पर्सन है वो चलेगा. सो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर लर्चरिंग गेट, और ये ग्लूटियस मैक्सिमस की वीकनेस की वजह से हो रहा है. सो आंसर इज सी ऑप्शन, पोस्टीरियर लर्चरिंग. Question number 56. How much change of action potential can trigger a depolarization? So कितना action potential जो है वो depolarization को ट्रिगर करता है. मीन्स कितना एक्शन पोटेंशियल चाहिए कि डीपोलराइज हो जाए, मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए. सो दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको लर्न करना पड़ेगा कि 10 to 15 मिलीवोल्ट अगर एक्शन पोटेंशियल में चेंज आता है सो डीपोलराइजेशन हो जाएगी. ठीक है, दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा यूनिट्स जितना भी जो डिजिट्स हैं वो.
क्वेश्चन नंबर 57. सो क्वेश्चन नंबर 57 इज जो रशियन करंट है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी के करंट्स होते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट क्वेश्चन कि ये मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट्स होते हैं. सो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन. सो इनमें से आप कौन से पर्सन को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं दोगे. सो अनकॉन्शियस पेशेंट को, क्योंकि वो बेहोश पड़ा है, उसको अगर आप करंट लगाओगे तो बर्न हो जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है ना. अब वो अनकॉन्शियस है तो अनकॉन्शियस पेशेंट को आप नहीं दोगे. पेस मेकर वाले पर्सन को एक बारी को आप हर्ट पे नहीं बट डिस्टल पार्ट्स पे सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हो. ठीक है. एंड इनसेंसिटिव स्किन पे भी आप यूज़ करोगे बट आप ऑब्जर्व भी करते रहोगे, साथ साथ पेशेंट से पूछते भी रहोगे. ठीक है. ऑब्जर्व भी करोगे ज़्यादा, क्योंकि पेशेंट को भी उस टाइम सेंसिटिविटी नहीं है, समझ नहीं आ रहा है गर्म है ठंडा है जो भी है. सो इसलिए आप ऑब्जर्व करोगे ना आई के थ्रू. और इश्केमिक हार्ट डिजीज़ में भी आप दे सकते हो, लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट में आप नहीं दोगे. ठीक है. सो आंसर इज सी. So next question is benefit of Russian current over Faradic stimulation is. So Russian current का जो benefit है Faradic स्टिमुलेशन से वो है कि ये डीप मसल्स को स्टिमुलेट करता है. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. ये जो रशियन करंट है वो डीप मसल्स को भी स्टिमुलेट कर देता है. ठीक है. इसके पीछे कोई ऐसा कुछ फार कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये आपको लर्न करना पड़ेगा. ठीक है. अगर आपको मिलता है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी और अच्छे से जान सके. ओके. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 क्वेश्चन विच इज़ अ बेटर इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी फॉर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. सो इसका आंसर है IFT. ठीक है. इंटरफेरेंशियल थेरेपी. एक तो इसमें क्योंकि ये जो लो फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट देता है. ठीक है. सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्सन है वो लेस इरिटेशन उसको फील होती है इलेक्ट्रिकल करंट से. सो इट इज़ मोर सूटेबल फॉर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. सो इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस को कवर करेंगे. एंड अगर आपको पहले क्वेश्चंस जो हैं वो देखने हैं तो आप इससे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस. टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है सो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कोई भी क्वेरी है do comment in the comment section, and till then take care and bye bye.